बच्चों, मैं राकेश मौर्य आप सभी का नीट बायोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि नीट 2024 में पूछे गए प्रश्नों का सलूशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा कि मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड, मतलब आपको दो कॉलम दिए गए हैं। एक कॉलम फर्स्ट या लिस्ट फर्स्ट दिया गया है, दूसरा आपका कॉलम सेकेंड या लिस्ट सेकेंड दिया गया है। इन दोनों के कॉलम में चार ऑप्शंस दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शनों का एक सटीक ऑप्शन के साथ आपको मैच करना है। और अगर आपने मैच कर दिया और फिर मैच करने के बाद आपने एक करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैच करने का तरीका क्या है, आप पहले इसको समझिए। देखिए यहाँ पे मैच लिस्ट फर्स्ट में पहला ऑप्शन जो ए दिया है, लिखा गया टू आर मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, मतलब जीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जीन जो होते हैं हमेशा ये जो होते हैं बेटा ये जोड़ी में पाए जाते हैं, मतलब पेयर्स में पाए जाते हैं। अगर कोई भी जीन एक जोड़ी के रूप में पाया जाता है तो इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या होता है। अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो होते हैं मतलब दो या दो से अधिक अल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी जीन जोड़ी है तो यहाँ पर जो जीन जोड़ी या तो कैपिटल टी होगा, या तो अल्टरनेटिव फॉर्म्स इसका स्मॉल टी होगा, या तो अल्टरनेटिव फॉर्म्स इसका स्मॉल टी और कैपिटल टी होगा। तो एक किसी भी जीन जोड़ी के दो या दो से अधिक अल्टरनेटिव फॉर्म्स पाए जाते हैं। तो ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स पाए जाते हैं ये एलील्स होते हैं। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी एलील्स हैं, यहाँ पर स्मॉल टी एलील्स है, स्मॉल टी एलील्स है, कैपिटल टी एलील्स है, कैपिटल टी एलील है। तो यहाँ पर जो जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स पाए जाते हैं उसे हम एलील कहते हैं। तो आपका यहाँ पे ए का ऑप्शन 3 हो जाएगा, ए का ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए कि ए का ऑप्शन 3 कौन सा है। ए का ऑप्शन 3 यहाँ पर है, तो और ए का ऑप्शन बाकी किसी में 3 नहीं है। तो आपकी पहले ही ऑप्शन से लग रहा है कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर 3 है। और भी हम ऑप्शंस को मिला लेते हैं। देखिएगा लिखा गया है क्रॉस ऑफ F1 प्रोजनी, मतलब जेनेटिक्स के में जो F1 प्रोजनी है, मतलब F1 पीढ़ी के जो संतान है उन प्रोजनी का अगर हम किसी भी समयुग्मजी होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, मतलब F1 पीढ़ी का पौधे का संकरण यदि हम किसी एक समयुग्मजी रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं? नहीं, बैक क्रॉस नहीं कहते, उसे हम प्लॉइडी कहते हैं? नहीं, उसको हम नहीं कहते हैं, उसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, उसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। मतलब बी का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा। तो आपके एक क्वेश्चन जो है आपके जेनेटिक्स के लेसन से यहाँ पे 2 या 3 ऑप्शंस लिए गए हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन जेनेटिक के लेसन से लिए गए हैं, तो इसलिए आपको जेनेटिक के लेसन से एक बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। वो भी बेसिक इंफॉर्मेशन केवल आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है और जीन के लेवल के बारे में पता है तो आप जान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में पता होना चाहिए, जो कि बहुत सिंपल है। तो देखिएगा यहाँ पे बी का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 4, मतलब टेस्ट क्रॉस इसका जो है सही ऑप्शन। यहाँ पे टेस्ट क्रॉस है तो बी का 4 इसमें सही दिया गया है और किसी में है नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा तीसरा ऑप्शन क्रॉस ऑफ F1 प्रोजनी विथ एनी ऑफ द पेरेंट्स। अगर हम F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण किसी भी पेरेंट पीढ़ी से कराएं, चाहे वह समयुग्मजी प्रभावी हो चाहे वह युग्मजी अप्रभावी हो, तो भी उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। तो सी का करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट, ए भी ऑप्शन सही है। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स इन प्लांट्स। देखिएगा कि जो पौधों में बताया गया है कि पौधों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स, तो पौधों में जो गुणसूत्रों के सेट की संख्या होती है
वह जो होती है कोशिकाओं में 2 भी हो सकती है, उससे बढ़कर के 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8, 16, 32, 64 इस तरीके से। मतलब जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। लेकिन प्लांट्स के केस में क्या है, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या बढ़ सकती है, घट सकती है, लेकिन ज्यादातर केसेज ये होती है कि प्लांट्स में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती है। तो गुणसूत्रों की संख्या को बढ़ने को हम प्लॉइडी कहते हैं। तो यही ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में जो गुणसूत्रों की संख्या वह क्या प्रदर्शित करते हैं, तो वह प्लॉइडी प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब आपका यहाँ पे डी का सेकंड हो गया और आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 हो गया। तो इस तरीके से बच्चों अगर आपको किसी भी लेसन का, जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया गया ज्यादातर जेनेटिक्स के ऑप्शन से लिया गया है, अगर आपको जेनेटिक्स के लेसन का बेसिक इंफॉर्मेशन पता है और उसके कुछ वर्ड शब्दों का कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बायोलॉजी में आपको एक एक चीज ध्यान रखना है, अगर कोई भी नया टर्म्स आता है, नया शब्द आता है, नई टर्मिनोलॉजी आती है, उसको आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप निश्चित रूप से उसे क्वेश्चन का जो सटीक आंसर है आप निकालेंगे और आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है कि नीट का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो धन्यवाद बच्चों, इस तरीके से आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए और हमें उम्मीद और आशा है कि आपके इस मेहनत और लगन से निश्चित रूप से आपका जो 2025 और 26 का टारगेट होगा, आपका 2025 से 26 में नीट में सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।